टाइम इज इन द मेन थिंग, इट इज द ओनली थिंग। यही मंत्र है लाइफ का। समय मुख्य नहीं है, पर समय ही सब कुछ है। और हमेशा समय निकलने के बाद ही हमें लगता है कि यार उस समय पढ़ लिए होते तो कैसा रहता। कई बार होता है ना कि लाइफ में आप बैठे हो तो लगता है कि यार पहले मैंने ये किया होता तो ऐसा रहता। तो एक चीज जो कभी बदली नहीं जा सकती, अमीर गरीब पावरफुल या पावरलेस, सबके लिए सेम है, वो ये है कि जो समय निकल गया, जो बीत गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। और ऐसे में ये जरूरी है कि जो समय आपके पास है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वन बाय वन मैं हर एक इंपॉर्टेंट चीज को कवर अप करूंगा। यूजीसी नेट एग्जाम को समझेंगे, साथ ही ये समझेंगे कि किस तरह इफेक्टिवली एक फिक्स टाइम फ्रेम में ना सिर्फ आप इसका सिलेबस पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करके या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं जाके, या फिर आप अपनी जेआरएफ क्वालिफाई करके पीएचडी को एनरोल कर सकते हैं। स्टूडेंट, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक पॉइंट को समझते हुए कि अगर आप दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में नेट क्रैकर्स आप लोगों के लिए लेके आए अपने ऑनलाइन कोर्सेज को, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अट्रैक्टिव ऑफर ये है कि अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ एनरोल होते हैं 15 सितंबर से पहले, तो ऐसे में ये बैच की फीस सिर्फ 10,000 होगी, जिसमें आपका कंप्लीट पेपर 1, कंप्लीट पेपर 2 और इसी के साथ साथ हार्ड कॉपी में पोस्टल मटेरियल जो कि सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, आपके घर के एड्रेस पे आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा। आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश, दोनों ही मीडियम में पोस्टल मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम के लिए, या फिर आप DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट सेट या पीसीएस के लिए और यूजीसी नेट के लिए, तो ऐसे में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके साथ आपको बैठे बैठाए सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, सिलेबस मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग यहाँ शेयर करते हैं, और साथ ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और एमसीक्यूज हम टाइम टू टाइम शेयर करते ही रहते हैं। स्टूडेंट, चलिए शुरुआत करते हैं अब यूजीसी नेट एग्जाम को समझने के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि यूजीसी नेट एग्जाम एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, 1989 से लेके 90 का जो एरा था, 1989 से 90 के बीच में यूजीसी नेट एग्जाम की शुरुआत होती है। ये वो साल था जब यूजीसी नेट को एज एग्जाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया गया। ऑल्दो कई जगह डेट मेंशन होती है 86 के आसपास की, बट उस समय डिस्कशन हुआ था, ये कहा गया था कि इस तरह का कोई एग्जाम लाया जाएगा। फाइनली एग्जाम आया और ये एग्जाम कंडक्ट होता आ रहा था 2014 तक। बट 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, तो एक बड़ा फैसला लिया गया और ये कहा गया कि अगर आप अब एकेडमिक्स में एज अ फैकल्टी पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले ये था कि अगर आप नेट क्वालिफाई करें तो यस आप एलिजिबल हैं टू टीच इन द यूनिवर्सिटीज, बट इसी के साथ साथ अगर आप पीएचडी करके आए हैं या सिर्फ मास्टर्स भी हैं तो भी कई बार अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी। बट यहां पर 2014 में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप भारत में किसी भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी में एज अ फैकल्टी पढ़ाना चाहते हैं, या किसी भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी में, या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो कि यूजीसी से ऑथराइज्ड है, आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। बट यहाँ पे एक छोटा सा बेनिफिट मिला था उन बच्चों को जिन्होंने 2009 से पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट कर ली थी, उनको यूजीसी नेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट 2014 तक अगर किसी ने अपनी पीएचडी स्टार्ट की थी या फिर नहीं की थी तो उनको यूजीसी नेट एग्जाम देना मैंडेटरी हो गया था। और अब के नए रूल जो हैं, अब के जो नए रूल्स आए हैं, उन रूल्स में इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। नो डाउट अगर भारत में आप एकेडमिक्स की स्ट्रीम में आगे जाना चाहते हैं तो विदाउट क्वालिफाइंग द यूजीसी नेट एग्जाम आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे में इस एग्जाम को पूरा समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या अवार्ड मिलता है वो हम समझ लेते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जेआरएफ जिसको आप कहते हैं, वो आपको इसमें मिलती है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। बट यस, देयर आर अ क्राइटेरिया परसेंटेज वाइज, नाउ इट इज परसेंटाइल वाइज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है, या हम कहें एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके हाथ में अभी एग्जाम दिया गया। इनिशियली इस एग्जाम को यूजीसी कंडक्ट कराता था, फिर ये सीबीएसई के हाथ में गया और उसके बाद एनटीए का गठन किया गया, तो अब इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम का जो मोड है वो भी कई बार चेंज हुआ। एक समय था ये सब्जेक्टिव फॉर्म में था, फिर एमसीक्यूज फॉर्म में आ गया, और अब ये एग्जाम कंडक्ट होता है ऑनलाइन मोड में, सीबीटी जिसको कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है बेसिकली। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसमें?
सिंगल एग्जाम है, 2 पेपर इसके अंदर होते हैं, पेपर 1 एंड 2। फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो साल में 2 बार एग्जाम की फ्रीक्वेंसी होती है। अगर मैं 2019 से पहले की बात करूं तो बहुत फिक्स रहता था, जून लास्ट वीक एंड दिसंबर लास्ट वीक, बट अब इस एग्जाम की फ्रीक्वेंसी की सर्टेनिटी तो नहीं है। ऐसा भी हो जाता है कि आगे पीछे भी कई बार एग्जाम हो जाता है, बट अगर एक आइडियल फ्रीक्वेंसी को समझा जाए तो वो जून और दिसंबर की है, हर साल में 2 बार। पर्पस की अगर बात की जाए तो जैसा कि ऊपर मैंने कहा कि या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बने आप या जीआरएफ दे। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए कि आप कब एलिजिबल हैं, तो अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या मास्टर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स में। अगर अदर कैटेगरी से है तो कैटेगरी वाइज मार्क्स होते हैं अलग अलग। स्कोर की अगर बात की जाए तो जीआरएफ का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहता है, वहीं पर जो नेट है वो लाइफ टाइम आपके लिए वैलिडिटीज में बनी रहेगी। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 180 मिनट टोटल आपको दिए जाते हैं। स्कोर रेंज जो रहती है वो 100 की रहती है, 0 से 100 पेपर 1 के अंदर, वहीं पर 0 से 200 पेपर 2 के अंदर। अब यहां पर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले पेपर 1 जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, 10 यूनिट यहां पर आती हैं पेपर 1 के अंदर। फिर सब्जेक्ट की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 80 प्लस सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट होता है हर साल, जब भी ये एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। अगेन इसका जो मोड है ऑनलाइन, ड्यूरेशन 180 मिनट 3 आवर्स है, नंबर ऑफ पेपर 2 यहां पर होंगे। वहीं अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, बट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। यहां नेगेटिव मार्किंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। बीच बीच में बातें उठती रही थी कि नेगेटिव मार्किंग शायद एनटीए लेके आएगा, बट अब तक यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहीं अगर पेपर 1 और 2 की मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगेन 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर को करने में, एंड देयर इज नो गैप, टाइम गैप बिटवीन पेपर 1 एंड 2। ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 और 2 के अंदर कोई गैप है। और मॉडर्न अभी जो जिस मोड में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, आप चाहे तो पेपर 2 के आंसर भी पहले दे सकते हैं, उसको भी पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेम इन पेपर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स हैं, ड्यूरेशन 2 घंटे का है इस एग्जाम का। अब आते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 के सिलेबस को समझ लेते हैं, बिकॉज अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट में कितने भी एक्सपर्ट हैं, बट पेपर 1 को अच्छे तरह से पढ़े बिगर या उसमें अच्छे मार्क्स लाए बिगर आप पेपर 2 में कितनी भी मेहनत कर ले, शायद आपके लिए जीआरएफ निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अनटिल अनलेस आप 100 में से 100 क्वेश्चन ना करके आए। तो यहां पर पेपर 1 के ऊपर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स आपके होंगे, ड्यूरेशन 1 घंटे का होगा, एंड बेस्ट ये कहा जाता है कि आप 50 में से लगभग 34 से 40 क्वेश्चन के बीच में ठीक कर दें तो आपका पेपर 1, आप समझिए कि इसका स्कोर बहुत अच्छा आपके ओवरऑल एग्जाम में काउंट होने वाला है। मिनिमम आप ये मान के चलिए, जो स्टूडेंट पेपर 1 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि 50 में से 50 या एटलीस्ट 45 तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आते हैं। पेपर 1 के सिलेबस की अगर बात की जाए तो 10 यूनिट इस सिलेबस के अंदर आती हैं, और इन 10 यूनिट को हम लोग सिस्टमैटिकली समझेंगे किस तरीके से आप इस यूनिट को कवर अप कर सकते हैं। एक स्टैटिक पार्ट है आपका, ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स पार्ट रहता है, और एक ऐसा पार्ट है जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म में है। प्रैक्टिकल मैं इसलिए कहूंगा बिकॉज वहां पर प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है। बट उससे पहले हम लोग बेसिक एक चीज समझ लेते हैं, सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं साथ ही। सब्जेक्ट के लिए आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्रिपरेशन भी बहुत जरूरी होती है। सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है, स्लाइड में हम उसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पहले एक बार पेपर 1 का जो हमारा सीक्वेंस है, जैसा मैंने बताया 10 यूनिट है हमें बांटनी है। अब हम इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला पार्ट जो है हमारा, उसमें फर्स्ट यूनिट है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 6 यूनिट हमारी हैं। अगर इन 6 यूनिट की मैं बात करूं तो इसमें पहली 2 यूनिट्स को अगर मैं निकाल दूं बाहर, तो बाकी 4 यूनिट ऐसी हैं जो मोस्टली आपकी जीके के ऊपर या जीएस के ऊपर बेस्ड है।
कम्युनिकेशन की अगर बात करूं तो बहुत बेसिक यूनिट है। जिस बच्चे को कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, इन सब चीजों की नॉलेज है, वो कम्युनिकेशन की यूनिट भी और आईसीटी की यूनिट को भी अच्छे से कवर अप कर लेगा। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली जो कम्युनिकेशंस हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर 2014 में आपके सिलेबस में एक पार्ट इस कम्युनिकेशन का हिस्सा बना जो था बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन। इस क्लासरूम कम्युनिकेशन में आप समझते हैं स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन, और बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप मेथड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हायर एजुकेशन की अगर बात करूं तो 3 हिस्से में आप बांट सकते हैं, एंशिएंट इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का और अभी जो कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रहा है। यहाँ पर जीके का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, साथ ही करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन और आपका हायर एजुकेशन यूनिट में। पीपल, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जीएस के साथ ये डील करता है, जनरल साइंसेस के साथ एनवायरमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करता है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये यूनिट जो है पर्टिकुलरली जो कंप्यूटर साइंस के एरियाज हैं उनसे डील करती हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई 4 डिवाइसेस का नाम देखिए कि इसमें से कौन सा डिवाइस जो है बेसिकली वो इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड, ये 2 यूनिट ऐसी हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपने पूरे ग्रेजुएशन या मास्टर्स या इस करिकुलम में नहीं पढ़े होते, क्योंकि ये वही बच्चा पढ़ेगा जो बीएड करके आ रहा है या फिर जिसके सिलेबस का ये हिस्सा है। रिसर्च तो मोस्टली स्टूडेंट कई बार मास्टर्स में भी पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन में भी ये पार्ट होती है, बट यहाँ पर रिसर्च और टीचिंग 2 ऐसी यूनिट है जो यूनिट्स के अंदर आपको काफी अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें पीवाईक्यूज, इन 2 यूनिट्स में पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेटिव सेंस में विद चेंज ऑफ थिंग्स ऊपर नीचे करके कुछ आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पार्ट ऐसे हैं जो लर्निंग के पार्ट है, ठीक है, जहां पर आपको चीजों को याद रखना है समय के साथ साथ। बट अब इन 4 पार्ट्स की तरफ आते हैं। मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये पर्टिकुलर पार्ट आपकी जो 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स होती है, बेसिकली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसको कवर अप करता है। टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, स्पीड, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत बेसिक लेवल की आती है, साथ ही डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बेस लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन आपसे पूछी जाती है। वहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा पार्ट है जिसपे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो किताबें हैं वो अवेलेबल होती हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं वो भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसको आप आसानी से पढ़कर कॉम्प्रिहेंशंस का आंसर कर सकते हैं। साथ ही इन 3 यूनिट के लिए भी आप लोग जो बेसिक मार्केट में बुक आती हैं, चाहे वो एसएससी लेवल की है, एसएससी लेवल में भी एक तो सीजीएल लेवल है, उसके अलावा एक हायर सेकेंडरी लेवल होता है, उसकी किताबों से अगर आप इनको पढ़ें तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकता है कवर अप करना। बट यस, ये पार्ट जो है ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि उन बच्चों के लिए जो कि आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़े हैं उनके लिए पार्ट बड़ा मुश्किल हो सकता है। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 10th के बाद मैथमेटिक्स को कभी नहीं पढ़ा है, छुआ तक नहीं है। तो अगर मैं 10th के बाद आपकी मास्टर्स तक की जर्नी देखूं तो लगभग 7 साल का टाइम है। इन 7 सालों में बहुत इजी है कि ये चीजें आपके दिमाग से बिल्कुल वॉश आउट हो चुकी हैं, और मोस्टली स्टूडेंट तो बेसिक परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये कोई डिसेबिलिटी की बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस की बात है। तो इस यूनिट पे जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इनको आप दोनों को, इन दोनों पार्ट्स को आप दिन में 1-1 घंटा या 1.5 घंटा अकॉर्डिंग टू द कंफर्टेबिलिटी ऑफ योर टाइम आप जरूर से कवर अप करें डेली बेसिस पे। अब चलिए इसके बाद आते हैं अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू पे। देखिए मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से आपको चीजें समझाऊंगा। कोर्स कोड है 02 पॉलिटिकल साइंस का। हाउ टू कवर सिलेबस इन मोस्ट परफेक्ट सीक्वेंस, सबसे सही सीक्वेंस क्या हो सकता है सिलेबस का उसको समझेंगे। सीक्वेंसिंग पे मैं जाऊंगा सिलेबस के साथ। सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सिलेबस को समझना जरूरी है, स्टडी प्लान बनाना जरूरी है, और बेस्ट रिसोर्सेज को ढूंढना जरूरी है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होता है कि उस एग्जाम के पैटर्न्स को, कि वो इस एग्जाम कंडक्ट कैसे होता है और साथ ही उसका सिलेबस क्या है, उस पॉइंट को आपको फोकस करना है। अगर आप इंटरनेट पे टाइप करें यूजीसी नेट सिलेबस तो जो पहला लिंक खुलेगा उसी लिंक के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में सिलेबस अवेलेबल है। वहां से आप अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट जो भी यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट कर रहा है सबका सिलेबस अवेलेबल है इनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए, एंड आई स्ट्रांगली इंसिस्ट
कि आप कम से कम 1 से 2 दिन का टाइम अपने सिलेबस को समझने में लगाइए। अब मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वो बच्चा जो दिल्ली जैसे शहरों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से या इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, उसके लिए सिलेबस का ज्यादातर एरिया बहुत फैमिलियर होगा, उसको अच्छे से पता होगा कि ये टॉपिक इस किताब में है या मैंने यहां पर पढ़ा है। बट मोस्टली स्टूडेंट जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं या ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, डिस्टेंस लर्निंग से आए हैं, उनके लिए थोड़ा टफ होता है बिकॉज वहां जो करिकुलम है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग सिलेबस होता है। कई बार स्टेट यूनिवर्सिटीज का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूजीसी नेट के सिलेबस में है बट आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आपने कभी नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले आप ये फाइंड करेंगे कि आपके सिलेबस में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं पढ़ी हैं, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आपके पास अवेलेबल है आपका मटेरियल या इनको आप पढ़ के आए हैं, जिसमें आप 1-2 दिन का टाइम लीजिए आराम से, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी है। क्लियर। इसके बाद सेकंड जो पॉइंट होता है वो होता है रिसोर्सेज को ढूंढना। अब जब मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 चीजों पे आज का बच्चा फोकस कर सकता है। पहला तो हो सकता है बुक्स, दूसरा हो सकता है ऑफ कोर्स या तो वो यूट्यूब का सहारा ले रहा है या किसी टीचर के द्वारा डायरेक्टली पढ़ाया जा रहा है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चा पढ़ने जा रहा है। तो आप ये समझिए सबसे पहली बात कि रिसोर्सेस आपके जितने ज्यादा फैले हुए होंगे आपकी स्टडी उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 10 यूनिट आ रही है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट है, तो आप मान के चलिए कि आपको इनिशियली जिन एरियाज पे टारगेट करना है उसके लिए 2 या 3 किताबों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। मार्केट में मिलने वाली रेफरेंस बुक या पास बुक जो होती हैं वो आपके लिए हेल्पफुल तो हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं काफी मिसगाइड भी कर सकती हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल बड़े से बड़े टॉपिक को एक पेज में खत्म कर दिया जाता है तो बच्चे को लगता है कि यार ये छोटी सी 300 रुपए की किताब है, इसको पढ़ के तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बट आज के कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ये इम्पॉसिबल है, कोई एक किताब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करा सकती। हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन उस किताब से आ जाए, बट अगर आप ये सोचें कि एक किताब मेरा एग्जाम क्वालिफाई करा देगी तो ये बहुत टफ होगा। मैं कई बार देखता हूं कि मार्केट की जो पास बुक्स होती हैं उसमें मान लीजिए 300 पेजों की बुक है तो उसमें से लगभग 100 पेजेस तो PYQ से ही भरे होते हैं या MCQ से, जो कंटेंट होता है वो हार्डली 150 पेजेस के अंदर होता है। तो इज इट पॉसिबल कि 10 यूनिट को इतने कम पेजेस के अंदर कवर अप किया जा सके विद द परफेक्ट डिटेल? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से चुनना है। बुक्स के लिए मैं एक और चीज मेंशन करूंगा स्पेसिफिकली, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस एग्जाम के सिलेबस को देखो, यूजीसी नेट के दिए हुए सिलेबस को, तो ये कहना कि 50 किताबें भी इनफ होंगी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए वो गलत है, क्योंकि मोस्टली टॉपिक जो दिए गए हैं वो आपको किताबों में मिलेंगे ही नहीं। उसके लिए आपको डेफिनेटली सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आसान होगा, हिंदी वाले बच्चों के लिए टफ होता है। तो अगर आपको कोई PDF ऑनलाइन मिल रही है तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वो PDF आपके सब्जेक्ट की ही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ाते हैं प्लेटो को साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, लिटरेचर में भी पढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने कोई PDF डाउनलोड करी जो लिटरेचर के प्लेटो के साथ डील कर रही है, लिटरेचर के कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर रही है, तो पॉलिटिकल साइंस में किसी काम की नहीं होगी, ना ही उससे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यू जस्ट मेक श्योर कि जो रिसोर्स आप चूज कर रहे हैं वो आपके एग्जाम के हिसाब से ही होना चाहिए। यहाँ पर जो YouTube है वो आपकी काफी हेल्प कर सकता है। आज के समय में YouTube एक बहुत बड़ी क्रांति है, गूगल से ज्यादा डेटा YouTube की अवेलेबल है, तो डेफिनेटली YouTube आपको बहुत हेल्प करता है कंटेंट को समझने के लिए। अब जब ये 2 स्टेप आप पूरे कर लेते हैं तो तीसरा स्टेप आता है क्रिएट अ स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान की इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाने का डिसाइड करते हैं तो कोई ना कोई मीडियम तो चुनते हैं कि भाई मैं बस से जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा या जहाज से जाऊंगा। अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया मैं जहाज से जाऊंगा तो आप पहुंच गए वहां पे। डेफिनेटली आपको सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है कि मैं यहां से एयरपोर्ट तक ऐसे जाऊंगा, इतनी देर पहले निकलूंगा, फिर वहां पे उतरने के बाद वहां से टैक्सी करूंगा या कैब करूंगा या कोई लेने आएगा। एक प्रॉपर आप प्लानिंग करते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए। उसी तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। नो डाउट टाइम मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बट हर कोई टीचर जो एक्चुअली एग्जाम को समझता है और ये जानता है कि एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप छोटे टारगेट्स रखिए। अगर आप 3 महीने पढ़ने वाले हैं तो 3 महीने में क्या क्या कवर करेंगे, उससे अच्छा ये रहता है कि आप 1 वीक का टारगेट रखिए कि अगले 1 वीक में मैं क्या क्या कवर करूंगा, एंड सिस्टमैटिकली चीजों को लेके चलिए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा ऐसा हिस्सा है
जो डेटा फिक्स है, एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप उसको डेली बेसिस पे पढ़िए क्योंकि उनको याद रखना है और लंबे टाइम तक याद रखना है। तो डेली बेसिस पे जितना ज्यादा आप उसे पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हर सिलेबस में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो बिल्कुल फिक्स है, स्टैटिक है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में हमारे थिंकर्स की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री है वो कंप्लीट, उसमें बस चीजों को याद रखने की जरूरत है और उन चीजों के अंदर कॉन्सेप्ट हैं जो आप अप्लाई करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चंस में। बट वहीं अगर आप आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां चीजें बिल्कुल फिक्स हैं, जो लिख दिया वो एज इट इज रहेगा, उसको एज इट इज याद रखने की जरूरत है। तो इस तरह से स्टडी प्लान आपको हेल्प करता है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप अपना एग्जाम भी कवर अप कर लें, सिलेबस कवर अप कर लें और रिवीजन कर लें। यहां पर एक चीज को मैं और एड ऑन कर दूं आप लोगों के लिए, नोट्स मेकिंग बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिनेरियो में। स्पेशली उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है जो ऑनलाइन नोट्स मेकिंग करते हैं। मैंने आजकल देखा है कि बच्चे जो है लैपटॉप खोल के क्लास में बैठ जाते हैं, ठीक है, और क्लास के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है उसको वहां पर वो लिख लेते हैं, फिर इधर उधर से कुछ कॉपी पेस्ट करके भी उसमें डाल देते हैं। एज अ रिजल्ट होता यह है कि जब आप एग्जाम के टाइम पे उन नोट्स को खोलते हैं तो इतना बल्क होता है कि उसको कवर अप करना आसान नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप कोशिश ये कीजिए कि आप एक रफ रजिस्टर रखिए, उस रजिस्टर के अंदर आप जो भी पढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर, चाहे वो ऑनलाइन क्लास है ऑफलाइन क्लास है, उसको लिखिए। इसी के साथ साथ एक रजिस्टर आप ऐसा रखिए जिसमें आप राइटिंग्स को, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या पीडीएफ से पढ़ रहे हैं और वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको मेंशन करते रहिए। अब साथ ही साथ आप जब पीवाई क्यूज को पढ़ेंगे तो पीवाई क्यूज से जो आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी नॉलेज आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें पीवाई क्यूज में कई बार ऐसी होती हैं जो आपने कभी टॉपिक पढ़े नहीं। अब उस नॉलेज को भी यहाँ पर ऐड कर लिया और फाइनली एक ऐसी नोटबुक बनाइए, तीसरी नोटबुक, जिसके अंदर आप सब दोनों रफ चीजों को बिल्कुल क्लीन करके आप अच्छे से रखिए, सीक्वेंस में लिखिए। अब इसका फायदा ये होगा कि जब एग्जाम लास्ट दिन आएंगे, एग्जाम के 1 महीना बचेगा, तो अब आपको बार बार मल्टीपल बुक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूं, एम लक्ष्मीकांत एक किताब है, जब मैंने अपनी स्टडीज के दौरान उसको पढ़ा था तो मैं पहली बार तो मैंने उसकी कंप्लीट रीडिंग ली, सेकंड टाइम फिर कंप्लीट रीडिंग ली, उसके बाद मैंने उससे नोट्स बना लिए। अब मुझे पता है आफ्टर दिस 10-12 ईयर्स ऑफ जर्नी, अब मुझे पता है कि आज भी मुझे लक्ष्मीकांत किताब को खोलने की जरूरत नहीं है, मेरे जो नोट्स हैं मैं उसी से पढ़ूंगा, दैट इज मोर देन इनफ। क्योंकि उस किताब में जो भी है इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब लिख रखा है विद सम एडिशनल नॉलेज, तो मुझे बार बार वो किताब खोलने की जरूरत नहीं है। एंड प्रैक्टिकली बताऊं तो शायद अब मुझे पता भी नहीं होगा कि मेरे बुक शेल्फ में वो किताब कहाँ दबी हुई है, क्योंकि मैंने उसको पिछले 8-10 सालों से तो छेड़ा भी नहीं होगा। मुझे जब भी कुछ इंडियन पॉलिटी से पढ़ना होता है, समझना होता है, मैं अपनी नोटबुक को ही खोलता हूं और अगर कुछ ऐड कर रहे हैं तो एक स्टिकी पेपर चिपका के उसी पर लिख देता हूं। इसका रिजल्ट ये होता है कि इन केस अगर आज मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ने जाऊं तो मुझे पता है कि मुझे लक्ष्मीकांत, डीडी बसु इन किताबों को नहीं पढ़ना, इनमें जो कुछ भी है उन सारी नॉलेज को मैंने ऑलरेडी एक जगह पर फिक्सली लिख रखा है। क्लियर? अब इसके बाद जब हम ये समझ गए हैं कि किस तरह से हमें चीजों को कवर करना है, अब हम अपने सिलेबस की तरफ आते हैं पॉलिटिकल साइंस की। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस से मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसा मैंने बताया कि कुछ पार्ट फिक्स होता है, स्टैटिक होता है, कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि आपको अच्छे से समझ के पढ़ना होता है, उसको हम यहां बांट देते हैं। हमारे सिलेबस में 10 यूनिट हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको एक सीक्वेंस में चलाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में 1 2 3 करके जो यूनिट दी है उसको उसी तरह से आपको चलाना है। आप ये समझिए कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो नेक्स्ट पार्ट को कनेक्ट करेगा। पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की 10 यूनिट्स को मैंने यहां लिखा है। इस तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड पे 5 यूनिट दिखेंगी, राइट हैंड साइड पे आपको 3 यूनिट दिखेंगी और नीचे यहां पर 2 यूनिट है, टोटल हो गई 10 यूनिट। अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको एग्जैक्टली इसी चार्ट को फॉलो करना है, तभी वो अपने पेपर में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएगा और एक सीक्वेंस को क्रिएट कर पाएगा अपनी नॉलेज चेन के अंदर। सबसे पहले आप पढ़ेंगे पॉलिटिकल थॉट्स यूनिट नंबर 2 को, जहां पर आप पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को। अब जब आप इन थिंकर्स को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट ओरिजिन कैसे हुआ। क्लियर? ये समझ में आएगा कि थिंकर्स ने किन बातों को लेकर आइडियाज को सामने रखा, स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया। अब जब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी तो आप आएंगे यूनिट नंबर 1 के ऊपर, विच डिस्कस अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अब यूनिट नंबर 1 के अंदर आप पढ़ेंगे स्टेट, ठीक है, राइट्स को, इक्वालिटी को, लिबर्टी को।
बट ये कॉन्सेप्ट्स आए कहां से वो ऑलरेडी आप यूनिट नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इन दो यूनिट्स के बीच में एक सीक्वेंस क्रिएट हो गया जहां पर आपने ओरिजिन को समझा और उसके रिजल्ट को समझा। यूनिट नंबर 2 इज अ ओरिजिन, यूनिट नंबर 1 इज अ रिजल्ट। अब इसके बाद इन दो चीजों को पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आ गया कि किस तरह से वो सारी चीजें सामने आई, वो कॉन्सेप्ट सामने आए जिनके ऊपर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बात होती है। अब आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन को। अब जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूनिट नंबर 1 में जो थ्योरीज आपने पढ़ी थी उनकी एप्लीकेशन इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह से होती है। अब यूनिट नंबर 1 और 2 इंडिविजुअल और स्टेट तक सीमित है, बट यूनिट नंबर 5 अब इसके एक ब्रॉडर वे को, जहां पर ये पूरे दुनिया पर अप्लाई हो रहा है, उसको समझने की कोशिश आप करेंगे। अब इन 3 यूनिट के साथ आपका एक अच्छा खासा कनेक्ट बन गया है। आपको ये पता है कि क्या बातें हुई, चीजें सामने कहां से आई, उनकी एप्लीकेशन कैसे हुई और अभी कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या हो रहा है। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 को। अब यूनिट नंबर 3 में बेसिकली आप पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को। इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 फेजेस हैं हमारे पास। एक तो है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट और एक है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर मैं एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूं तो अग्नसुता, धर्मशास्त्रा, कौटिल्य, इनको आप पढ़ते हैं। मॉडर्न टाइम की बात करूं तो इस मॉडर्न टाइम में भी 2 फेजेस आएंगे, एक मिडिवल आएगा और एक जो हमारा आजादी के बाद का टाइम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। आजादी वाला टाइम जो है उसकी बात करेंगे। तो जो मिडिवल एरा आएगा उसकी बेसिकली जब आप बात करोगे तो उसमें आप कबीर को पढ़ेंगे, आप बर्नी को पढ़ेंगे, इनके आइडियाज को समझेंगे, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, इस तरह की आइडियोलॉजी को आप पढ़ते हैं। साथ ही साथ जब आप आते हैं मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे, जो कि ये इंडिपेंडेंस का टाइम था, आप वीडी सावरकर को पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर को, आप इकबाल को पढ़ रहे हैं, इसी के साथ साथ आप पढ़ रहे हैं नेहरू जी को, गांधी जी को, रामाबाई को, ऐसे थिंकर जिनकी आइडिया में डाइवर्सिटी भरी हुई है। अब ये क्रिटिसिज्म इंडियन पॉलिटिकल थॉट का होता है कि ज्यादातर आइडिया को हमने वेस्ट से बोरो किया है। तो इसीलिए जब आप इन सारी चीजों को पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर तो डेफिनेटली आपको समझ में आता है कि कौन सा आइडिया कहां से आया है। फॉर एग्जांपल आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ेंगे एम.एन. रॉय को, जो कि ऑलरेडी आप कार्ल मार्क्स के साथ समझ चुके हैं कि क्या है कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। अब इसको पढ़ने के बाद आप आएंगे यूनिट नंबर 6 के ऊपर। अब जब आप यूनिट नंबर 6 के ऊपर आएंगे तो उससे पहले हो क्या चुका है, देखिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की अगर आप PYQ उसको देखिए, जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो डाली है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह से आज की जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं वो कनेक्टेड है हमारी फॉरेन पॉलिसीज के साथ। नेहरू जी ने हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के जो फाउंडिंग फादर हैं वो माने जाते हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी क्या थी ये दर्शाती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। तो एक और कनेक्ट आपका स्टैब्लिश हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 यूनिट जो हैं एक सीक्वेंस में आपके सिलेबस को आपको समझाती हैं और इन पांचों में पढ़ी हुई चीजें बिल्कुल आपको एक लाइन की तरह न समझ में आएंगी, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। अब आते हैं दूसरी तरफ, यहां पर भी हमारी 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। बेसिकली ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पर एक हिस्सा है हेरिटेज को समझाता है कि किस तरह से कॉलोनियल लेजेसी हमारी रही, उसके ऊपर बात करता है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, और अभी का जो मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बात होगी। इसको जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ, इन सब चीजों को आप समझते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली है क्या उसको समझते हैं। अब इसके बाद जब आप यूनिट नंबर 8 पे आते हैं तो एक कनेक्ट स्टैब्लिश होगा, क्योंकि यूनिट नंबर 8 बात करेगी कि भारत के अंदर किस तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चलती है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, नेशनल पार्टी क्या है, स्टेट पार्टी क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम क्या है हमारा, साथ ही किस तरीके से जो मूवमेंट्स होती हैं अलग अलग वो क्या क्रिएट करती हैं, उस पर बात होती है। तो एक स्टैब्लिश कनेक्ट आपका बन जाता है। इसके बाद जब आप यूनिट नंबर 10 की तरफ आते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसी चीजें पढ़ते हैं। ऑल दो यूनिट नंबर 10 वैसे तो इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, बट इसके ज्यादातर जो चीजें आप पढ़ेंगे, ज्यादातर जो पॉइंट है, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, ग्रास रूट गवर्नेंस की बात हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, ये सारे पॉइंट एक कनेक्ट में स्टैब्लिश हो जाएंगे। अब ये 2 पार्ट कवर अप करने के बाद आप ये मानिए कि आपके सिलेबस की 8 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। 80 क्वेश्चन के लिए आप पढ़ चुके हैं, 160 क्वेश्चन आप कवर अप कर चुके हैं। दैट मीन्स आपका JRF तो पक्का है।
अब इसके बाद बचती हैं 2 यूनिट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। जब अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आप पढ़ेंगे तो अब ये सारी यूनिट पढ़ने के बाद आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो नॉलेज है एज अ सब्जेक्ट काफी इंप्रूव हो चुकी है। अब ऐसे में आप समझेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स को पब्लिक अफेयर्स में लेके आता है और किस तरीके से एक बेटरमेंट की तरफ स्टेट को लेके जाता है। क्लियर? जितने भी थिंकर्स को आप पढ़ें, चाहे मैरी फॉलोड पार्कर को पढ़े, पीटर डार्कर को पढ़े, ये सारे के सारे लोग जो हैं मैनेजरियल कॉन्सेप्ट्स को लेके आते हैं पब्लिक अफेयर्स के अंदर। तो इसलिए अब इस यूनिट को समझना ज्यादा आसान रहता है। ऑल्दो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरेटिकली बहुत बड़ी यूनिट है, बट जब आप इस सिलेबस को कवर अप करने के बाद इस पे पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब ये चीजें मेरे लिए इजी हो गई है। अब लास्ट में क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब आप कंपेरिजन बहुत आराम से कर सकते हैं। अब आप तुलना करने के लायक है, क्योंकि बिना पढ़े तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। दो चीजों के बीच में तुलना होती है, जब तक आपने उन दोनों चीजों को समझा ही नहीं तो तुलना कैसे होगी। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आप उन एक्सपेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कंपेरेटिव सेंस में आपको बताता है। फॉर एग्जांपल, आप नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, किस तरह से यूरोपियन नेशनलिज्म रही, नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म रही। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होती है उसको पढ़ेंगे। इस तरह के पॉइंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो अब यहां से ना सिर्फ आपकी पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज कंप्लीट होगी, बल्कि आपका सिलेबस कंप्लीट होते हुए आपका एग्जाम भी अच्छे से क्वालिफाई हो रहा है। एंड डेफिनेटली मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद की अप्रोच को समझना भी जरूरी है। अगर आज आप यूपीएससी का एग्जाम दे के आ रहे हैं तो यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे तो हो सकता है उस समय जितनी चीजें पढ़ के आपने एग्जाम क्वालिफाई किया उसकी 10% भी आपकी एप्लीकेशन में ना आए। बट यहां पर जो ये पढ़ के आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, आप एकेडमिक्स में जाएंगे, ये सब चीजें वहां पर आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्लास में जाके लेक्चर लेने पड़ेंगे, बच्चों से बात करनी पड़ेगी। अगर यहां पर ठीक से मेहनत नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है यूजीसी नेट देने का। आप इंटरव्यू में ही समझ जाएंगे कि क्या आपके अंदर है, कितना पानी में आप हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये एकेडमिक्स का एग्जाम है, जो यहां पढ़ने वाले हैं वो लाइफ टाइम इस्तेमाल होने वाला है। इसलिए सिस्टमैटिकली पढ़ना और सही ढंग से पढ़ना, नोट्स मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, मैं इस वीडियो को यहां पर खत्म करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कुछ और बातों को आगे बढ़ाएंगे। जब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही आप यूजीसी नेट के एग्जाम को लेके अगर कोई सवाल रखते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर रखिए। साथ ही हमारे बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना तो ना ही भूलिए। थैंक यू सो मच।